और बात भीलवाड़ा में हुए सड़क हादसे की। भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां ट्रेलर ने एक टक्कर मारी है। दुकान के बाहर बैठे लोगों पर ये ट्रेलर चढ़ गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त महिला की भी मौत। हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया। शराब के नशे में बताया जा रहा है ट्रेलर चालक। हादसे के बाद सड़क पर भी लंबा जाम लग गया। मौके पर अमरगढ़ पुलिस पहुंची। खजूरी गांव की ये घटना। तो बड़ी खबर है भीलवाड़ा से। ट्रेलर ने दुकान के बाहर बैठे लोगों पर ट्रेलर चढ़ा। 2 लोगों की मौत। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और अस्पताल ले जाते वक्त एक महिला की भी मौत। हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया। बताया जा रहा है ट्रेलर चालक शराब के नशे में था। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। वहीं बीकानेर में भी बड़ा हादसा सामने आया है। यहां एक पिकअप चालक की लापरवाही के चलते 3 लोगों ने बीच सड़क पर दम तोड़ दिया। इनमें एक मासूम बच्ची भी शामिल है। साथ ही 16 सवारियां घायल भी हो गई, जिनमें 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। एक्सीडेंट की खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हुसनसर और गैरसर गांव के बीच में सिंगल रोड थी। उसमें एक गांव के लोग बीकानेर शहर में कोई शादी का सामान लेने आ रहे थे। एक ही परिवार के लोग हैं और अचानक पिकअप पलटा खा गई, जिससे एक बच्ची की तो मौके पर डेथ हो गई और 2 लोगों की कैजुअलिटी है वो यहाँ पीबीएम हॉस्पिटल में डिक्लेयर हुई है। बाकी 13-14 और इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो बाकी सकुशल है और पुलिस बयान वगैरह पंजीबद्ध करने का काम कर रही है। नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो तो मुकदमा दर्ज होगा तो जो एमवी एक्ट का और दुर्घटना का जो अपराध होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर उपद्रव पर अपडेट अब आपको दे देते हैं। जोधपुर उपद्रव मामले में 12 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं। अब तक 141 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उपद्रव में 9 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। 3 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से 5 सीनियर अधिकारी जोधपुर भेजे गए हैं। डीजीपी ने अफवाहों से बचने और शांति की अपील लोगों से की है। जोधपुर में कर्फ्यू भी अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है। जोधपुर उपद्रव मामला, कर्फ्यू अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है। डीजीपी ने सबसे शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस हेडक्वार्टर से जोधपुर, जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से 5 सीनियर अधिकारी जोधपुर भेजे गए हैं। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वो वहां से रिपोर्ट भेजेंगे। 9 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। इस उपद्रव में 141 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं पुलिस की तरफ से और आम लोगों की तरफ से 12 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। कर्फ्यू की सीमा अभी और आगे बढ़ाई जा सकती है। 10 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। सफिशिएंट जो फोर्स है वो डिप्लॉय किया हुआ है और सभी जगह पेट्रोलिंग किया जारी है। फिक्स पिकेट्स है और सफिशिएंट जब्त में हमारे पास रिजर्व है। मैं आमजन से ये अपील करूंगा कि शांति बनाए रखे, जो आपका शहर है उस पर शांति कायम रहे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही होगा और अभी स्थिति सामान्य है। कल दोपहर से ऐसा कोई घटना नहीं हुई है और पूरा नज़र रखे हुए हैं। हमारा सीनियर ऑफिसर्स आए हैं, उनसे भी हमें जो गाइडलाइंस मिले हैं उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो है वो हमारी बिल्कुल शांतिपूर्वक निकली है। पूरी जो पुलिस की जो गश्त थी वो पूरी तरीके से माकूल थी। हम लोगों ने बहुत सारी जगह नाकाबंदी चेक पॉइंट्स लगाए हैं। एडीजी साहब लॉ एंड ऑर्डर स्वयं यहाँ पर हैं। उनके निर्देशन में कर्फ्यू की 100% पालना करी जा रही है और दिन में भी यही अपील रहेगी क्योंकि कर्फ्यू एनफोर्स्ड है। तो जिन भी एरियाज़ में कर्फ्यू है वहाँ पर लोग अननेसेसरी बाहर ना निकलें और पुलिस जो है वो अपना काम सख्ती से कर रही है। हमारा सपोर्ट करें और कोऑपरेट। 141 लोगों की अब तक इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस बल अब भी तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल यहां पर मौजूद है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर से 5 सीनियर अधिकारी भी भेजे गए हैं ताकि वो नज़र बनाए रख सकें जोधपुर के हर मामले पर, हर स्थिति पर।
अफवाह से बचने की अपील भी की है, शांति की अपील की है डीजीपी ने। रंजन दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजन, 141 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ लोग अभी और रडार पर हैं पुलिस के? अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 4 बजे तक अपडेट की अगर बात की जाए तो हालांकि जयपुर से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है और उसके बाद में जो 131 का आंकड़ा आया था और लगातार जो धरपकड़ जारी है, फुटेज के आधार पर डिटेन करने की जो बात है वो कही जा रही है, तो 10 लोगों की संख्या इस दरमियान और बढ़ी है। तो 131 से 141 का जो आंकड़ा आया है उसको सीआरपीसी की धाराओं में 151 की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मेरे पास है वो मैं साझा करना चाहूंगा। उसमें 151 में गिरफ्तार किया गया है, कईयों को पाबंद किया गया है, कईयों को पूछताछ के लिए रोका गया है। तो अलग अलग मुकदमे हैं जो इनमें गिरफ्तारियां भी बताई गई है। और बात करें जोधपुर के ईस्ट और वेस्ट थानों की तो कुल 4 जो मामले हैं जोधपुर कमिश्नरेट ईस्ट में दर्ज किए गए हैं। खांडाफलसा थाना क्षेत्र में 1 मामला दर्ज किया गया है। सदर थाना क्षेत्र में 3 ऐसे हैं जो मामले दर्ज किए गए हैं। वेस्ट में अगर बात करूं तो पुलिस की ओर से 3 जो मामले दर्ज किए गए थे सरदारपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। पब्लिक की ओर से मामले दर्ज करवाए गए हैं। 5 मामले पब्लिक की ओर से है जो दर्ज कराने की बात मोटे मोटे तौर से सामने आई है। तो लगातार जो कर्फ्यू को लेकर के अगर बात की जाए तो 24 घंटे का समय करीब करीब पूरा होने को है और दूसरा दिन माना जाएगा। और उसके बाद में लगातार पुलिस की ओर से जो गश्त है वो लगातार पेट्रोलिंग का जो काम है। रंजन, ये कर्फ्यू क्या अभी और बढ़ाया जा सकता है आगे? खबर ये भी मिल रही है कर्फ्यू आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या स्थिति अभी काबू में नहीं है वहां पर? जी, स्थिति लगातार शांति की अपील की जा रही है, स्थिति काबू में है। कर्फ्यू के कारण लोग घरों में हैं, लेकिन अभी तक इस पर स्पष्ट आदेश नहीं आए और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि जो कर्फ्यू है इसमें बढ़ोतरी संभव है और कहीं न कहीं आपसी मीटिंग करने के बाद में ये है जो इस कर्फ्यू में ढील या कर्फ्यू हटाने की बात है। इस बीच एक बात और महत्वपूर्ण हुई थी कि शांति सद्भावना समिति की एक बैठक आहूत की गई थी जिसमें कि धर्मगुरु, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो दिल्ली से मंत्रियों का जो दल है, उसके अलावा जो अन्य प्रशासनिक अमला आया था, यहाँ इन सब की बैठक हुई थी, लेकिन यह बैठक विफल रही है। इसकी मूल वजह भी मानी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी जो थे उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि जो निर्दोष लोग हैं उन पर है जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर विवाद पर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सावधानी बरतनी चाहिए थी क्योंकि नमाज के लिए काफी लोग जमा हो रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह विफल रहा। रात को जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, सुबह तक भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके जब सुलह, समझौता, शांति सब संपन्न कराई थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद में एक साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजारों नमाजी एकत्रित होंगे, उसके बाद में कुछ लोग किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। और चूक के कारण से इस अमन, शांति और भाईचारे के शहर को में आग लगी और हमारे यहाँ सारी परंपराएं टूट गई। बलवाइयों ने बलवा किया, क्योंकि कल की घटना को दंगा नहीं कहा जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये दंगा नहीं है, ये दंगे नहीं है, चाहे करौली में हुआ और चाहे यहाँ हुआ हो, क्योंकि उनकी दंगे की परिभाषा 10, 20, 50 लोग मरे वहां से प्रारंभ होती है। जोधपुर में मंत्री बीडी कल्ला ने लोगों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा है, जो भी घटना घटित हुई है उसकी मतलब फोटोज जो आए हैं, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, उसकी इन सब की पुलिस जांच कर रही है। बहुत शीघ्र उसके नतीजे आएंगे। और मैंने बताया ना, कोई भी व्यक्ति जिस किसी ने कानून हाथ में लिया है, लॉ विल टेक इट्स ओन। और कुल मिलाकर आगे घटनाएं नहीं हो, इसके लिए मैंने रात को भी अपील की, अभी भी अपील करता हूँ कि जोधपुर का भाईचारा दुनिया में प्रसिद्ध रहा है, इसलिए हम अपनी शांति, व्यवस्था और सद्भाव को कायम रखें। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी मैं अपील करता हूँ, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दें, बल्कि सबको शांति और सद्भाव और भाईचारे का संदेश देते हुए
मिलजुल कर रहे हैं और जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उनको नहीं बख्शा जाएगा। मान ली कहीं भी आप लोगों की शिकायत है कि कहीं पर लैप्सेज हुए हैं तो उसकी भी जांच करेंगे। सर अभी आप बाहर से कुछ लोग आए, ऐसी भी सूचना मिली है कि बाहर से कुछ लोग आए, उपद्रवी थे, जोधपुर शहर के नहीं थे, और वो नमाज के बाद निकलने के बाद में पथराव किया था उन लोगों ने। मैंने कहा ना कि जो फुटेज आए हैं उनमें लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और किसी भी प्रकार के व्यक्ति को जिसने कानून में हाथ में लिया, चाहे वो किसी भी जात किसी भी मजहब का हो, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जोधपुर उपद्रव मामले में शांति समिति की बैठक भी विफल रही। सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत धरने पर बैठे हैं। उनके साथ विधायक सूर्यकांत व्यास सहित कई लोग शामिल हैं। उन्होंने एक पक्ष के लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। जो घरों में घुस गए, लोगों के आधा पत्थर फेंके गए, सर पट गए, दुकानदार की लाठी मारी गई, इस तरह के है ना, एक बच्ची की टांग तोड़ दी गई, महिलाओं पे हमला किया गया। ये सारे महिला हमला करने के बाद आप ये कहते हैं कि जो इसमें पीड़ित व्यक्ति है उसको तो आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, हमलावर है जो दोषी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये मैं राजस्थान सरकार से और प्रशासन से और अशोक गहलोत जी से भी ये आग्रह करूंगा कि दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, दोषी की रणनीति नहीं चलेगी। जो दोषी है उनको दोषी करार दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको अरेस्ट किया है तो उनको रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। अपराधियों को पकड़ा जाएगा और निर्दोषों को नहीं छोड़ा जाएगा और किसी शांति वार्ता में चलेगा। देखो ये शांति के नाम पे नारेबाजी कर रहे थे। हमने कहा जोधपुर के अंदर दंगा नहीं था, जोधपुर में मलबा था। दंगा जहाँ होता है जहाँ सामने दूसरा पक्ष सामने होता है, यहाँ कोई दूसरा पक्ष सामने नहीं था। एक वर्ग गलबा कर रहा था और जो लोग अपनी सुरक्षा के अंदर सड़कों पर आए, जो लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने सड़कों पर आए, जो लोग अपने स्कूटर मोटरसाइकिल बचाने सड़कों पर आए, उन लोगों को गिरफ्तार के अंदर किया जा रहा है। पहले उनको छोड़े और 200 गिरफ्तार करें, उसके बाद शांति की बात करेंगे। करौली के बाद जोधपुर में हुए सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश भर में हल्ला बोला। कई शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उदयपुर, श्रीगंगानगर, राजसमंद और झुंझुनू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जोधपुर मामले के विरोध में अजमेर में भाजपा ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाते हुए अंबेडकर सर्किल पर मौन धरना दिया और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तर पर जांच करवाने की मांग करते हुए प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की मांग की। भाजपा ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने का भी आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही है। यहाँ तक पुलिस वालों से भी डंडा छीन करके पीटा गया। पत्रकार जो फोटो खींच रहे थे उनके जो है साथ मारपीट हुई। यहाँ तक यहाँ के विधायक के घर के बाहर भी तोड़ फोड़ और मारपीट हुई। वहाँ मोटरसाइकिल जला दी गई। इस प्रकार का तांडव राजस्थान में आज तक हमने नहीं देखा, जबकि वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। अशोक गहलोत जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण से ये लगातार तनाव बढ़ रहा है। न केवल तनाव बढ़ रहा है बल्कि शांति व्यवस्था भी चौपट हो रही है। तो इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई, ऐसा लगता है कि औरंगजेब का शासन वापस आ गया। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आज फिर सिविल लाइन में पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोक दिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा जिले में पानी की समस्या को लेकर प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सिविल लाइन स्थित आवास पर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही बैरिकेडिंग पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को रोक दिया गया और मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सरकारी आवास को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस बात का मंत्री विश्वेंद्र सिंह को पता लगा तो उन्होंने पुलिस की इस कार्यशैली पर नाराजगी जताई, जिसके बाद में मंत्री विश्वेंद्र सिंह और डॉक्टर किरोड़ी मीणा की मुलाकात हुई, जिसमें किस तरह से गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निजात दिलवाई जाए, इन बातों पर चर्चा हुई। दौसा में इस समय पानी का भीषण समस्या बनी हुई है और उस भीषण समस्या की ओर मैं जिले के प्रभारी माननीय विश्वेंद्र सिंह जी से मिलने आज सुबह उनके बंगले पर गया था सिविल लाइन में।
वहाँ पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेटिंग लगा दी, मेरे को मिलने नहीं दिया। मैं बड़ी मशक्क़त के बाद मंत्री जी के पास पहुँचा, उनको दौसा जिले की पानी की समस्या की और भयानक ग्रसित किया। और उस समय पुलिस ने माननीय मंत्री जी के बंगले को भी घेर लिया था। माननीय मंत्री जी ने भी इसे बड़ा अफसोसजनक बताया, उसमें खेद जताया। और पुलिस के सीनियर अधिकारी, जिसमें मृदुल कछावा जी थे, जेदी जी थे, उनको भी फ़ोन से आपत्ति दर्ज कराई, कहा ये ठीक नहीं है। डॉक्टर क्योड़ीलाल मेरे पुराने साथी हैं, मेरे साथ MP रहे और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। एक सांसद मेरे घर पे मिलने आए और उसको चारों तरफ से पुलिस घेर ले, मिलने नहीं दे, बैरिकेड लगा दे, ये लोकतंत्र में चलता नहीं है। पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए भाजपा 5 मई को अलवर में हुंकार रैली करने जा रही है। जिला भाजपा की ओर से रैली का आयोजन कंपनी बाग में होगा। भाजपा की रैली को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। रैली में करीब 20,000 लोगों के जुटने की संभावना है। जन हुंकार रैली हमारी यहाँ से राजस्थान की जो चालू होने वाली है, उसमें अलवर को चुना गया है, क्योंकि अलवर अपराध का एक बहुत बड़ा जगह बन चुकी है और यहाँ प्रत्येक दिन किसी न किसी तरह के अपराध हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो रैली का आह्वान किया गया है, उसमें कंपनी बाग स्थित जो अपना पूरा रैली का जो सभा स्थल है, वहाँ पे रैली का आयोजन किया गया है। और इसमें पुलिस की तरफ से, चाहे वो पार्किंग को लेकर हो, चाहे वो सभा स्थल पे नियोजन की बात हो, चाहे वो रूफटॉप्स पे हमारा हो, चाहे ड्रोन कैमरा से हम लोग जो सर्विलेंस करेंगे। अभी कमांड कंट्रोल के जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम से भी इस पे नज़र रखी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उदयपुर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किया। चिंतन शिविर की तैयारियां शुरू। और जैसा आप सब जानते हो कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है। इसीलिए आप देख रहे दंगे भड़क रहे हैं। जब JP नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर, माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाना आए हैं। आग लग गई करौली के अंदर। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनके हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं, और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की बात को बकवास करार दे चुके हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने या आवाज कम करने का आदेश दिया था, जिस पर तेजी से अमल किया जा रहा है। आपको बता दें कि लाउडस्पीकर का विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां MNS चीफ राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को एक रैली में
राज्य की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की धमकी दी थी। राज ठाकरे ने ऐसा ना होने पर 3 मई से तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान भी किया था। आपको बता दें कि 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने पर महत्वपूर्ण आदेश दिया था। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है। पेट सभा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात सीएचए के धरने की। 34 दिन से धरने पर बैठे कोविड सहायकों ने अब ऐलान किया है कि 12 मई को शहीद स्मारक पर महापंचायत होगी और आज से सभी नर्सें संगठनों के साथ बैठक भी होगी। किसान नेताओं और सरपंचों से बातचीत भी अब ये लोग करेंगे। अब नई रणनीति के साथ ये कोविड सहायक आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। चिकित्सा और आपका शिक्षा, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सरकार का 100% योगदान होना चाहिए। और जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि हर पंचायत से 2 लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो 2 ही लोग इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो 2 लोग जब लगते हैं तो पूरी पंचायत की सेवा भी करते हैं। तो मैं उनकी बात सुनी हूँ। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे सोचना चाहिए और मैं अपनी तरफ से निवेदन करूंगी सरकार को कि वो सहानुभूतिपूर्वक इनके मांग पे विचार करें। देखिए, हम यूटीबी पे स्टे लाना चाहते हैं क्योंकि यूटीबी मतलब एक तरीके से हमारी डिग्री के साथ खिलवाड़ है। उसमें हम नहीं जाना चाहते। या तो हमें सरकार संविदा कैडर में शामिल करे। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन कब तक चलेगा? अशोक गहलोत जी चाहेंगे तब तक आंदोलन चलेगा। जब तक वो नौकरी नहीं देते हम आंदोलन जारी रखेंगे। यहाँ पे 7-7, 8-8 महीने की प्रेगनेंसी है लेडीज़ों के, वो भी लेडीज़ यहाँ पे बैठी है। कितना मुश्किल है बैठना। अपने कोई भी विधायक है, मंत्री है कांग्रेस के, उनको बोलो भी अपने एक दिन यहाँ पे प्रेगनेंसी, कोई भी उनके परिवार में प्रेगनेंसी तो होगी लेडीज़ के, कोई एक दिन यहाँ पे ला के बैठा के देखें। वो एसी में आराम से बैठे हैं। यहाँ पे 50 डिग्री तापमान है। इस तापमान के ऊपर यहाँ पे लेडीज़ प्रेगनेंसी में इतना मुश्किल है बैठना। तो सरकार को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। सीएम सर इतने संवेदनशील है तो उनको थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए। और बड़ी खबर आ रही है टोंक से। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर। मालपुरा नगरपालिका अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। सोनिया सोनी को निलंबित किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। एसीबी में दर्ज आपराधिक मामले के बाद ये एक्शन लिया गया है। कार्रवाई की गई है। कार्रवाई तथ्यों के आधार पर हुई है। अध्यक्ष के कार्य में पति का हस्तक्षेप पाया। कर्तव्यों के निर्वहन में दोषी पाए जाने पर ये कार्रवाई। दौलत पारिक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, क्या ये पूरा मामला? जी सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मालपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर है। नगरपालिका जो अध्यक्ष है सोनिया सोनी, उसको स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया है। दरअसल 12 जनवरी 2022 को एसीबी की कार्रवाई हुई थी मालपुरा नगरपालिका में, जिसमें ठेकाकर्मी और संविदाकर्मी और एक ठेकेदार को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। और उसमें नगरपालिका अध्यक्ष के पति के लिए पैसे लेना पाया गया, मतलब ऐसी बात सामने आई थी। उसके बाद में एसीबी में मामला दर्ज हुआ, जिसके अंदर आज स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए निलंबित किया। और उस आदेश में लिखा गया है कि तथ्यों के आधार पर अध्यक्ष के कार्य में पति का हस्तक्षेप पाया गया है और कर्तव्य के निर्वहन में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल ये बीजेपी की अध्यक्ष सोनिया सोनी और एसीबी की कार्रवाई जो 3 महीने पहले हुई है, उसके बाद ये आज कार्रवाई हुई है। और उस समय जब एसीबी की कार्रवाई हुई थी उस समय से ये फरार थी। और 3 महीने के बाद आज स्वायत्त शासन विभाग ने कार्रवाई करते हुए मालपुरा नगर पालिका की अध्यक्ष सोनिया सोनी को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। मालपुरा नगर पालिका अध्यक्ष निलंबित। चलिए, फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।